हेलो। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री कवर किया था। ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें बेसिकली हम लोग हर कैटेगराइजेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगराइजेशन वी विल बी लुकिंग इनटू द पेटेंट एंड द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन वुड बी कॉपीराइट. So in this lecture we will go through the patent categorization and we will see the terms, definition and few sections of patent act. So let's start. The first term is invention. So what is invention? Invention is creation of new idea or concept. And second is innovation. क्या होता है? तो innovation जो होता है वो the process of translating an invention into commercial entity. So जब इन्वेंशन को हम लोग कॉमर्शियली किसी भी इन्वेंशन को अगर कॉमर्शियली ट्रांसलेट कर देंगे तो वो इनोवेशन हो जाएगा. डेफिनेशन ऑफ पेटेंट. ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट guaranteed for an innovation that generally provides a new of doing something or offers a new technical solution to problem. So that is the definition of patent. और ये एक्सक्लूसिव राइट क्या देता है? ये एक्सक्लूसिव राइट प्रोटेक्ट करता है जो भी इन्वेंशन है उसको कॉपी होने से और रिप्रोड्यूस होने से. तो किसी भी पर्सन को अगर पेटेंट ग्रांट हुआ है तो he will be having the exclusive right and that exclusive right will protect his invention from being copied or reproduced. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंडीशंस क्या है. किसी भी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ए पेटेंट प्रोटेक्शन. तो ये सबसे पहले मेंशन कहाँ पे है? पेटेंट एक्ट 1970 में ये सेक्शन 21J में ये चीज़ है कि किसी भी क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं पेटेंट को ग्रांट करने के लिए. तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया आता है नोबिलिटी का. नोबिलिटी मीन्स क्या होता है? ये न्यू होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट और नवीनतम एक तरह से बोल सकते हैं. न्यू कोई भी आइडिया इन्वेंशन जो होना चाहिए वो नोबिलिटी न्यू होना चाहिए. न्यू एंड डिफरेंट सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है. दूसरा क्राइटेरिया क्या है? इन्वेंटिव स्टेट. जो भी इन्वेंटेड चीज़ है वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि समवन हु हैव स्किल्स, ए बेसिक स्किल्स. सो ऐसा नहीं कि किसी के पास अगर बेसिक स्किल्स है रिलेटेड टू दैट एरिया और वो इजीली उस चीज़ को इन्वेंट कर पा रहा है तो इट शुड बी नॉट ऑब्वियस. दूसरा क्राइटेरिया ये. तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. अब ऐसा इन्वेंशन कर दिए जो एट द एंड कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है और उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है तो उस टाइप के इन्वेंशंस जो है वो क्राइटेरिया से बाहर चले जाएंगे और उनको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा. तो कोई भी इन्वेंशन जो है वो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. ठीक है. तो ये तीन क्राइटेरिया है नोबिलिटी, इन्वेंटिव स्टेप और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. और ये जो क्राइटेरिया है किस सेक्शन में है? पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 21J. ये चीज़ ध्यान रखना है. अब किसी इन्वेंशन को पेटेंट करना है या नहीं करना है, दो चीज़ें होती है. एक होती है ट्रेड सीक्रेट और एक होती है पेटेंट. तो किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट करना है और नहीं करना ये डिसीजन लेना है तो एक चीज़ होती है. तो ट्रेड सीक्रेट कब प्रेफर्ड करेंगे? सबसे पहले तो ट्रेड सीक्रेट कब प्रेफर्ड करेंगे? इफ़ द इन्वेंटर इज एब्सोल्युटली श्योर ऑफ मेंटेनिंग द सेक्रेसी ऑफ इन्वेंशन
for a very long period and probability of reverse engineering of technology is nil or low, then trade secret is preferred. सिंपल है, अगर कोई भी इन्वेंशन हुआ, अगर उसको मार्केट में लाएं, बट अगर वो उसको कोई सम अदर ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम इन्वेंशन नहीं कर सकता है, तो उस टाइप के इन्वेंशंस को हम लोग ये ट्रेड सीक्रेट प्रेफर्ड करेंगे. बट अगर कोई इन्वेंटर है, अगर उसको डर है कि अगर ये पब्लिक हो जाएगा मार्केट में, बट एट द कुछ टाइम बाद वो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम इन्वेंट किया जा सकता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये पेटेंट प्रेफर्ड करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज हाई, देन पेटेंट इज प्रेफर्ड. तो कब ट्रेड सीक्रेट प्रेफर्ड करेंगे और कब पेटेंट प्रेफर्ड करेंगे, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए. अब राइट एसोसिएटेड विद द पेटेंट, तो ये इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है. पेटेंट ऑनर हैव द राइट्स टू डिसाइड, ऑब्वियसली किसे वो फर्दर देगा नहीं देगा, वो सारी चीज़ें पेटेंट ऑनर पे डिपेंड करती है. और जो भी पेटेंट राइट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ें इशू या लीगल इशू आएगी, तो वो जुडिशियल कोर्ट में डिसीजन लिया जा सकता है. उस पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस टर्म मतलब राइट्स क्या है वो बताना था बस. नेक्स्ट क्या है, नॉन पेटेंटेबल मैटर्स. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग पेटेंट नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात, इन्वेंशन कंट्रारी टू पब्लिक मोरालिटी. तो पब्लिक मोरालिटी से अगर कोई भी कंट्राडिक्ट कर रही है इन्वेंशन, तो उस टाइप के इन्वेंशंस को हम लोग जो है वो पेटेंट नहीं देते हैं, ग्रांट नहीं करते हैं. तो जैसे कि इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा मेथड ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग. तो इस टाइप के इन्वेंशंस को हम लोग पेटेंट ग्रांट नहीं कर सकते. और मेथड ऑफ गैम्बलिंग. फिर नेक्स्ट क्या है, मियर डिस्कवरी. जो नॉन डिस्कवरी है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकरिंग फ्रीली इन नेचर, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, नोन है. तो इस टाइप के अगर आप इन्वेंशन इस टाइप का अगर डिस्कवरी करके आप उसको पेटेंट कराना चाहिए, तो वो नहीं होगा. जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटी, ये आप इसको आप पेटेंट नहीं कर सकते. फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू फ्रॉम नॉन सब्सटेंस, न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस. अब ऑलरेडी कोई सब्सटेंस है, उससे आप कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, तो वो नॉन पेटेंटेबल होगी. जैसे यूज ऑफ एस्पिरिन फॉर हार्ट ट्रीटमेंट. एस्पिरिन वाज पेटेंटेड फॉर रिड्यूसिंग फीवर एंड माइल्ड पेन्स. ठीक, अब इस एस्पिरिन का आप यूज कर रहे हैं हार्ट ट्रीटमेंट के लिए, जबकि एस्पिरिन जो है ऑलरेडी पेटेंटेड फॉर इस चीज़ के लिए पेटेंट कर लिया गया. तो इस केस में जो हार्ट ट्रीटमेंट के केस में ये नॉन पेटेंटेबल है. फ्रिवलस इन्वेंशन, जो यूजलेस इन्वेंशंस है, जैसे कि बस टाइम टेबल, 100 ईयर ऑफ कैलेंडर, दैट काइंड ऑफ इन्वेंशंस आर नॉन पेटेंटेबल. और उसके बाद से कोई चीज़ ऑलरेडी आप रीअरेंजमेंट करके सोच रहे हैं कि वो इन्वेंशन हो गया, तो डैट इज़ नॉट ए पेटेंटेबल मैटर. जैसे कि ए अम्ब्रेला फिटेड विथ फैन, आप अम्ब्रेला में फ़ैन फिट कर दिए, तो एक तरह से ये रीअरेंजमेंट हो गया दो चीज़ों का, फ़ैन और अम्ब्रेला का. तो वो सारी चीज़ें जो है नॉन पेटेंटेबल है. टॉर्च अटैच टू बकेट. फिर कुछ चीज़ें जो पेटेंट एक्ट में नहीं फॉल करती है, उनके लिए सेपरेट एक्ट बनाया गया है. जैसे कि इन्वेंशन फॉलिंग विद इन सेक्शन 21 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962. तो कोई भी इन्वेंशन रिलेटेड टू कंपाउंड्स ऑफ यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, रेडियम, ग्रेफाइट, लिथियम, इस तरह का कोई भी इन्वेंशन होगा, तो वो नोटिफाइड बाय सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो पेटेंट एक्ट के अंदर नहीं फॉल करेगा, वो पेटेंटेबल नहीं होगा. उसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962. सेम वे ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क
के लिए जो है हमारा कॉपीराइट एक्ट है 1957। ये सारी चीज़ें पेटेंटेबल आप नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट आप लगा सकते, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉपीराइट एक्ट क्या होता है। फिर टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, सेम इसके लिए अलग से है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें को आप पेटेंट नहीं कर सकते, बट दैट विल फॉल इनटू दिस एक्ट। plants and animal plants and animal in whole or any part of including seed varieties and species are essential biological process for the production or propagation of plant and animal are excluded from the scope of protection under patent। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था इस चीज़ को। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज, ये भी पेटेंटेबल नहीं होती है। एन इन्वेंशन विच इज़ in effect in traditional knowledge or which is in an aggregation or duplication of known properties of traditional known component are excluded। जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, नॉलेज है, अगर आप उसको पेटेंट करना चाहोगे तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें थी कंडीशंस जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें पेटेंटेबल है, कौन सी चीज़ें पेटेंटेबल नहीं है। नेक्स्ट एक टर्म आता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? तो इफ़ एनीवन यूजेस द इन्वेंशन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ ऑनर दैट एक्ट विल कंसिडर एज एन इन्फ्रिंजमेंट। तो ऑब्वियस है, अगर किसी के परमिशन के विदाउट आप उसके पेटेंट को यूज कर रहे हैं और उसके इन्वेंशन को यूज कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर एज इन्फ्रिंजमेंट। अब दो टाइप के होते हैं इन्फ्रिंजमेंट, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट और इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है? कॉमर्शियल यूज ऑफ द इन्वेंशन इज कैरिड आउट विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर ऑफ द इन्वेंटर। जो भी इन्वेंशन किया गया है उसका जो ऑनर है, उसके विदाउट परमिशन से आप जो है उसके इन्वेंशंस का यूज करके उसका कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। और एक होता है इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, एक्सीडेंटली जो है आपने, बहुत सारी केसेस होती है एक्सीडेंटल में, अब पता नहीं है बट समहाउ इनडायरेक्ट वे में आप जो है उस इन्वेंशन का यूज करते हैं, तो दैट विल फॉल इनटू इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको कि हम लोग इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो सेक्शन 100 में ऑफ द पेटेंट एक्ट 1977 सेक्शन 100 में ये चीज़ बात लिखी हुई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज होल्ड्स राइट टू यूज इन्वेंशन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आफ्टर नोटिफाइंग द ऑनर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहता है कि वो जो है एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर वैसा सिचुएशन बन गया है नेशन में, तो वो पेटेंट ऑनर को, जो भी इन्वेंटर, उसको नोटिफाई करके उस इन्वेंशन का यूज कर सकता है। और ये जो है कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 100 ऑफ पेटेंट एक्ट रूल 32 ऑफ द पेटेंट रूल 2003। ठीक है, सेम वे एक और सेक्शन है, सेक्शन 47 ऑफ पेटेंट एक्ट। तो इसमें क्या है? ए पेटेंट में बी यूज्ड बाय एनी पर्सन फॉर टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस। तो उस टाइप तो ये सेक्शन 47 में, सेक्शन 47 ऑफ पेटेंट एक्ट में ये चीज़ है मेंशन कि अगर किसी भी इन्वेंशन को आप एज ए टीचिंग और रिसर्च पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट कंसिडर एट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, तो ये सेक्शन याद रहना चाहिए, दो सेक्शन ये इम्पॉर्टेंट है। उस वजह से ये पूरा प्रोसेस है, कैसे आप अगर कोई इन्वेंशन किया आपने तो उसका प्रोसेस क्या होता है इंडिया में जो पेटेंट कराने का। तो जनरली 3 से 4 साल लग जाते हैं। अगर आप उस किसी चीज़ को आप पेटेंट ग्रांट कराना चाहते हैं अपने लिए, तो 3 से 4 साल का प्रोसेस लग जाता है। तो ओवरऑल एकदम हाई लेवल जो है यही है कि आप पहले फिल किए पेटेंट एप्लीकेशन को, फिर आफ्टर कुछ टाइम स्पैन के बाद जो है उसको पब्लिश किया जाता है,
पेटेंट ऑफिस के द्वारा, फिर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर जो है उस पेटेंट का ग्रांट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फिलअप का आता है। तो ये पूरा प्रोसेस, इसका वर्क फ्लो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट वी विल नॉट गो इन टू डिप, वी विल जस्ट गो थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट लेवल। सो अब जो ये फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन है, ये आपका किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? सेक्शन 39, पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 39, और पेटेंट रूल 2003, रूल 7, 54, 135, सब रूल 1 ऑफ रूल 20। द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इज़ फिल्ड यूजिंग फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। तो इस जब कोई चीज़ को आपको पेटेंट ग्रांट करवाना है तो सबसे पहले 2 एप्लीकेशन भरना पड़ता है, जिसको कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 बोलते हैं। ठीक, और ये आपको जो फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 वो पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 39 में है, और रूल जो है ये 7, 54, 135 है। ठीक, जब आपने ये एप्लीकेशन फुलफ़िल कर दिया तो उसी एप्लीकेशन में बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि जानना ज़रूरी नहीं है, बट एक टर्म है क्लेम। जब एप्लीकेशन आप फुलफ़िल करोगे तो ये टर्म आएगा क्लेम। तो क्लेम क्या है? डिफाइन द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ द इन्वेंशन, इट क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट द पेटेंट डज और डज नॉट कवर। तो वो आपको फिलअप करना होगा कि ये जिस चीज़ के लिए आप पेटेंट ग्रांट करवाना चाहते हो तो वो कितना क्लेम को कवर करता है। क्लेम को कवर करता है, आई मीन टू से वो पेटेंट जो है क्या कवर कर रहा है और क्या नहीं कवर कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लेम। तो ये क्लेम जो है आपको मे बी जब एप्लीकेशन आप फिलअप करिएगा फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आएगा। उसका से जब एक बार आपने एप्लीकेशन फिलअप कर दिया, एप्लीकेशन फिलअप करके वंस द नेक्स्ट पब्लिकेशन का पार्ट आता है, तो वंस पेटेंट एप्लीकेशन फील्ड, जो पेटेंट एप्लीकेशन फील्ड हो गया, तो पेटेंट एप्लीकेशन इज़ केप्ट सीक्रेट फॉर 18 मंथ। अब उसको जो है 18 मंथ्स के लिए सीक्रेट रखा जाएगा, जो भी एप्लीकेशन आपने जिस भी इन्वेंशन के लिए आपने फुलफिल किया है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ द एप्लीकेशन इज़ पब्लिश्ड इन ऑफिशियल जर्नल ऑफ पेटेंट ऑफिस। तो 18 मंथ्स के बाद सीक्रेट रखने के बाद जो है उसको जर्नल में, जर्नल ऑफिशियल जर्नल ऑफ पेटेंट ऑफिस में उसको पब्लिश किया जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पब्लिकेशन। तो ये ध्यान रखना है कि जनरली 18 मंथ्स तक सीक्रेट रखा जाता है आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एक टर्म और है प्री ग्रांट ऑपोजिशन। ये क्या है कि इफ़ एनीबॉडी हैज़ एन ऑब्जेक्शन टू इन्वेंशन, अगर किसी को लग रहा है कि उसका इन्वेंशन चोरी करके दूसरे किसी ने ग्रांट के लिए एप्लीकेशन भर दिया है, तो इफ़ एनीबॉडी हैज़ ऑब्जेक्शन टू इन्वेंशन क्लेम in the patent application, he can challenge the application by approaching the controller of patent within 6 months from the date of publication। तो मान लेते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब क्या कि वो आपको 18 महीने बाद जो है ये पब्लिश हो जाएगा पेटेंट ऑफिस में। तो पेटेंट ऑफिस में पब्लिश हो गया, एक बार पब्लिश होने के बाद डेट मीन्स कि वो पब्लिक डोमेन में आ गया। तो अगर किसी ने फाउंड किया कि नहीं ये तो मेरा इन्वेंशन था, तो उसको अगर क्लेम करना है इस चीज़ के लिए, तो उसको जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन से 6 मंथ के अंदर ही क्लेम करना होगा। तो अगर 6 मंथ के अंदर वो क्लेम कर रहा है तो इसी को बोलते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन। अब क्या है कि किसी किसी सर्कमटेंसेस में क्या होता है कि अगर जो अब किसी किसी सर्कमटेंसेस में हम 18 मंथ का ग्रांट, हम 18 मंथ का जो पब्लिकेशन से पहले जो सीक्रेट रख रहे थे उसको हम नहीं चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्म 9 फिलअप करना पड़ेगा। इफ़ अंडर सम स्पेशल सर्कमटेंसेस एप्लीकेंट जो पेटेंट के लिए ग्रांट कर रहा है कैन रिड्यूस्ड टाइम, वो टाइम रिड्यूस्ड कर सकता है, उसके लिए आपको फॉर्म 9 जो है वो सबमिट करना होगा कंट्रोलर जनरल को।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक बार जब पब्लिकेशन हो गया, ठीक, तो नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में वही देखता है क्राइटेरिया सब, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, नोवेलिटी, फिर इन्वेंटिव स्टेप रहना चाहिए, ऑब्वियस नहीं रहना चाहिए। तो ये सब सारी पूरी एग्जामिनेशन होती है कि ये ऑलरेडी इन्वेंशन एग्जिस्टिंग तो नहीं है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एग्जामिनेशन में। तो एक मोटा मोटी आइडिया एग्जामिनेशन होता है और बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपने आपका जो है पेटेंट वो पब्लिश हो गया, आपने जो भी इन्वेंशन था वो पब्लिश हो गया, बट वो अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ। तो आप ऐसा लग रहा है तो फिर आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय फिलिंग फॉर्म 18। तो अब एग्जामिनेशन नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, तो इन दैट केस you can fill up form 18 to request for the examination of your invention or of your form whatever you have submitted. At the end, after examination, ग्रांट ऑफ द पेटेंट, आपको ग्रांट मिल जाएगा पेटेंट का, पेटेंट बोल रहे हैं, पेटेंट का ग्रांट मिल जाएगा। और ये ग्रांट जो है पब्लिश्ड इन ऑफिशियल जर्नल ऑफ द पेटेंट ऑफिस, और एवरी फ्राइडे जो है इसको पब्लिश किया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक बार जब आपको ग्रांट मिल गया तो वैलिडिटी कितनी रहेगी पेटेंट की, तो कितने दिन तक वैलिड रहेगा आपका वो जो भी आपको ग्रांट हुआ है पेटेंट। तो पेटेंट प्रोटेक्शन जनरली आपका 20 ईयर तक का मिलता है जनरली, कोई फिक्स नहीं है, 20 ईयर से कम भी हो सकता है, जनरली 20 ईयर्स का होता है। और आपको नीड टू रिन्यू बाय पेइंग पेटेंट रिन्यूअल फी एज पर सेक्शन 53 रूल 80। ये सेक्शन याद रखना है कि पेटेंट को आपको रिन्यूअल करना पड़ता है ईच ईयर, दैट विल कम इनटू पेटेंट एक्ट सेक्शन 53 रूल 80। अगर ये रिन्यूअल फ़ी नहीं पेड किया गया तो पेटेंट आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है, जो भी पेटेंट आपको ग्रांट हुआ वो कैंसिल हो सकता है। अब एक और टर्म आता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्री ग्रांट अपोजिशन ए, और दूसरा टर्म है एक पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कुछ नहीं है, वंस पेटेंट ग्रांटेड, एक बार जो पेटेंट आपको ग्रांट हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रांट होने के बाद आपको उस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा इन्वेंशन है, तो स्टिल इट कैन बी चैलेंज्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन और प्री ग्रांट अपोजिशन में क्या डिफरेंस है, तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन जो है ये आपको एट द जब पब्लिश हो जाता है आपका एप्लीकेशन, देन एनीवन कैन चैलेंज फॉर दैट कि ये जो है इन्वेंशन मेरा है, तो दैट विल बी कॉल्ड प्री ग्रांट अपोजिशन। और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन क्या है, ये आपको आफ्टर जिसने भी एप्लीकेशन सबमिट किया था उसको ग्रांट मिल गया, पेटेंट ग्रांट मिल गया, बट स्टिल आपने थर्ड पर्सन ने फाउंड किया कि ये जो है मेरा इन्वेंशन है, तो पेटेंट ग्रांट होने के बावजूद भी वो स्टिल चैलेंज कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो यही है प्री ग्रांट अपोजिशन और पोस्ट ग्रांट। वर्किंग लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट, तो ये एक टर्म है वर्किंग और लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट। तो मान लेते हैं कि किसी ने पेटेंट ग्रांट करा लिया, अब जो है वो खुद ना लाइसेंस रख करके, लाइसेंस तो उसी के पास है बट थर्ड पर्सन जो है उस इन्वेंशन का जो है कॉमर्शियली यूज कर रहा है, तो इन दैट केस एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन फॉर्म 27। तो इन दैट केस जो है जिस पेटेंटी है उसको फॉर्म 27 भरना पड़ेगा ऑन एनुअल बेसिस पे रिलेटिंग टू कॉमर्शियलाइजेशन सेलिंग ऑफ द पेटेंट। तो ये वर्किंग लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट जो है रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ द पेटेंट, दैट मीन्स कि मैंने जो है अपने पेटेंट को सेल किया है फॉर द
कॉमर्शियल पर्पसेस। ठीक, नेक्स्ट एक टर्म है एक्सक्लूसिव लाइसेंस। तो पेटेंट जब किसी ने अपना पेटेंट जो है वो इंडिविजुअल पर्सन को या एक ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व किया फॉर द फिक्स टाइम पीरियड, तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सक्लूसिव लाइसेंस। और नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस क्या हुआ? सेल पेटेंट राइट्स, अपना पेटेंट राइट्स जो है वो मैनी इंडिविजुअल को सॉल्व किया या किसी पार्टीज़ को, डिफरेंट पार्टीज़ को सोल्ड किया, तो दैट विल बी कॉल्ड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। अब एक चीज़ आती है कि कैन ए वर्ल्ड वाइड पेटेंट इज़ ऑब्टेंड, लाइक मैंने एक इन्वेंशन किया और मैं चाहता हूँ कि उसका पेटेंट ग्रांट कर दूँ पूरे वर्ल्ड में, तो ये ऐसा पॉसिबल है? तो यूनिवर्सल पेटेंट नाम का कोई शब्द नहीं होता है, नो सच, ऐसा कोई टर्म नहीं है कि हमने कहीं एक जगह एप्लीकेशन सबमिट किया और मुझे यूनिवर्सल पेटेंट मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल देयर इज सम वे इफ़ वन विशेज टू सीक पेटेंट प्रोटेक्शन इन सेवरल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, अगर बहुत सारी कंट्रीज़ में हमको एक साथ चाहिए पेटेंट प्रोटेक्शन, इट इज़ प्रेफर्ड टू फाइल ए इंटरनेशनल पेटेंट अंडर द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो अगर आपको 2-3 कंट्रीज़ में चाहिए या बहुत सारी कंट्रीज़ में चाहिए, तो आपको यहाँ पे पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के अंतर्गत आपको जो है फाइल करना होगा एप्लीकेशन। और इंडिया अलॉन्ग विथ 190 कंट्रीज इज़ द मेंबर ऑफ PCT, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। अब ये कुछ है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर बात किया, फॉर्म नंबर और टाइटल ऑफ द फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म होते हैं और इसका ये फॉर्म नंबर है। तो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट पेटेंट, हम लोगों ने फॉर्म 1 और फॉर्म 2 पढ़ा था कि अगर पेटेंट को ग्रांट करना है तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 आपको फिलअप करना होगा। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं जो कि हम लोगों ने देखा था। एक ये फॉर्म 7, नोटिस ऑफ अपोजिशन ऑन ग्रांट ऑफ पेटेंट। अब जैसे कि ये फॉर्म 27 हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ये जब किसी आप जो अपना पेटेंट जो है कॉमर्शियल यूज के लिए देते हैं, तो उस टाइम आपको ये फॉर्म 27 फिलअप करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह से है कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो कि आपको पता रहना चाहिए, तो ये लिस्ट है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद से एक ये आता है फ़ी वगैरह कितना है, तो ये डिपेंड करता है, लाइक एक स्टार्टअप है या जो है स्मॉल एंटिटी अलॉन विथ ए नेचुरल पर्सन एंड अदर अलॉन विथ, तो ये डिपेंड करता है। तो ये प्राइस का कैटेगराइजेशन है और रीन्यूअल फ़ी जो है एनुअली कितना लगेगा वो चीज़ है। और नेशनल बॉडीज़ डीलिंग विद द पेटेंट अफेयर्स, तो कौन सी नेशनल बॉडीज़ है, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस IPO, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC। अब एक टर्म आता है यूटिलिटी मॉडल, और वी कैन से PT पेटेंट और इनोवेशन पेटेंट। तो ये यूटिलिटी मॉडल क्या होता है, तो इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व एन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, कुछ ऐसे इन्वेंशंस होते हैं जो कि आप एक बार में नहीं कर सकते हो, दैट नीड्स एन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। सो सम मॉड्यूल कवर्स हो गए, आफ्टर दैट you will analyze that module and you will put some incremental improvement on that। तो वो एज ए होल इन्वेंशन एट ए टाइम एक समय में नहीं हो सकती है, तो उस टाइप का मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उस टाइप के मॉडल्स को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी मॉडल और PT पेटेंट और इनोवेशन पेटेंट। तो इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व एन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, इन दिस केस द क्राइटेरिया नॉवेलिटी एंड नॉन ऑब्वियसनेस आर डाइल्यूटेड, मतलब कि
अगर इस टाइप के पेटेंट को अगर आपको ग्रांट करवाना है तो उस टाइम जो है जब एग्जामिनेशन होगा तो ये नॉबिलिटी और नॉन ऑब्वियसनेस जो है वो नहीं देखा जाएगा, डाइल्यूटेड, वी विल डाइल्यूट दैट। तो ये चीज़ है। फिर 80 कंट्रीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर यूटिलिटी मॉडल, जो 80 कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, 80 कंट्रीज़ है अंडर देयर IPR लॉ, तो वो अपने अंडर IPR लॉ में इस यूटिलिटी मॉडल को कंसीडर करता है। बट इंडिया टिल दैट डजंट रिकॉग्नाइज यूटिलिटी पैटर्न, इंडिया जो है स्टिल इस यूटिलिटी मॉडल को नहीं रिकॉग्नाइज करता है। अब लास्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट जो है 9700 गारंटेड टू जापानीज सुनपेई यामाजाकी। तो अभी तक जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है पेटेंट ग्रांट करने वाले पर्सन ये है, जापान से हैं। तो ये 49 ईयर की स्पैन में इन्होंने जो है 9700 पेटेंट जो है अभी तक ग्रांट करवाया है। तो वर्ल्ड में मैक्सिमम इनके ही नाम पे है। इंडिया में देखा जाए तो एक पर्सन है जिन 1299 जो है इन्होंने पेटेंट ग्रांट करवाया अभी तक, गुरतेज सिंधु, इन स्पैन ऑफ 30 ईयर। सो दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग पेटेंट। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग कॉपीराइट related thing, and we will see few points there. Okay, thank you, bye.